हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, है ना। आपको ये पता होगा कि इस चैनल पे आपको मिलता है बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट, वो भी बहुत ही एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट टीचर के साथ। तो चलें, आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर सेमी कंडक्टर, है ना। और उसमें हम आज बात करेंगे एग्जाम्पलर क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो देखने से पहले आप इस चैप्टर का जो मैंने क्विक रिवीजन दिया हुआ है उसको जरूर देखें, तब आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। तो शुरू करें, चलें। ध्यान देना आप लोग, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, देखो। द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज, है ना। और ऑप्शन है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री करंट कैरियर इंक्रीजेस, या रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीजेस, बोथ नंबर डेंसिटी ऑफ कैरियर एंड रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीजेस, या नंबर डेंसिटी ऑफ करंट कैरियर इंक्रीजेस, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, बट इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम इज मच लेस देन इंक्रीज इन नंबर डेंसिटी। चलो, अब यहां पर ऑप्शन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, देखो। अगर हम सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, नो डाउट, ठीक है। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो नंबर डेंसिटी ऑफ करंट कैरियर क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं, है ना। वहां पर आपके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और वहां पर नंबर डेंसिटी जो है करंट कैरियर्स के वो इंक्रीज होते हैं, है कि नहीं? ठीक है। लेकिन साथ ही साथ वहां पर जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है, वो आपका डिक्रीज होता है कि नहीं? मेरी बात को सुनना ध्यान से। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? ये वो टाइम रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलैक्स कर रहा है, मतलब उसमें कोलिजन नहीं हो रहा। जैसे मान लो, आपको पता है ना कि जब इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग होती है, ठीक है, तो वो कोलाइड करता है ना। तो मेरी बात को सुनना, मान लो उसने पहला कोलिजन किया, ठीक है, और जब दूसरा कोलिजन करने जाएगा उसके बीच में जो टाइम था वो रिलैक्सिंग टाइम था ना। पहले कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच में जो टाइम वहां पर एलैप्स हुआ है, दैट इज व्हाट? रिलैक्सिंग टाइम, है कि नहीं? तो जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो कोलिजन का टाइम कम हो जाता है, मतलब यहां पर रिलैक्सिंग टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे तो उसको ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा रिलैक्स करने का, है कि नहीं? ठीक है। तो हम कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सिंग टाइम क्या होता है? डिक्रीज होता है, और नंबर डेंसिटी इंक्रीज होता है कि नहीं? हां, वो बात अलग है कि सेमी कंडक्टर में रिलैक्सिंग टाइम जो घट रहा है उसका इफेक्ट बहुत कम होता है एज कंपेयर टू जो नंबर डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है उसके मुकाबले, है कि नहीं? तो यहां पर ये जो आपका कॉन्सेप्ट आपने डिस्कस किया ना, उसको लेते हुए जो ऑप्शन है, नो डाउट जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री करंट कैरियर इंक्रीजेस, है ना। लेकिन जो आपका डी ऑप्शन है वो ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है। देखो कैसे, नंबर डेंसिटी ऑफ करंट कैरियर इंक्रीजेस, ये वाली बात भी काउंट कर ली इसने, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, ये भी होता है, बट इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम इज मच लेस देन इंक्रीज इन नंबर डेंसिटी, हाँ है ना। मतलब ये ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। यहां पर सब कुछ उसने कह दिया, तो हमारा आंसर क्या होगा इन चारों में? ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान देना, बोलता है इन फिगर दिस V0 इज द पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस पीएन जंक्शन, है ना। आपको मालूम होगा पीएन जंक्शन है तो बीच में एक पोटेंशियल बैरियर होता है, ठीक है, ओके। वो आपका पोटेंशियल बैरियर कितना है? V0 है, ठीक है। When no battery is connected across the junction, ठीक है। अब यहां पर ऑप्शंस हैं और ये डायग्राम है। पहले डायग्राम देख लेते हैं। देखो, ये आपका है पोटेंशियल बैरियर, है ना।
और ये 1 2 3 आपके ये पीएन जंक्शंस हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, ऑप्शन पढ़ते हैं। 1 and 3 बोथ करेस्पॉन्ड टू फॉरवर्ड बायस ऑफ जंक्शन, मतलब बोल रहा है 1 और 3 दोनों फॉरवर्ड बायस हैं। या फिर बॉम्बे ऑप्शन क्या बोल रहा है, बी ऑप्शन, 3 करस्पॉन्ड टू फॉरवर्ड बायस एंड 1 करस्पॉन्ड टू रिवर्स बायस। फिर 1 करस्पॉन्ड टू फॉरवर्ड बायस एंड 3 करस्पॉन्ड टू रिवर्स बायस, एंड 3 and 1 बोथ करस्पॉन्ड टू रिवर्स बायस जंक्शन। मेरी बात को सुनना ध्यान से, देखो अगर कोई जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है ना तो उसका बैरियर वोल्टेज कम हो जाता है कि नहीं। मतलब मैंने बोला कि अगर कोई जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है तो उसका पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होता है, मतलब कम रहता है उसका पोटेंशियल बैरियर, है ना। और वहीं कोई अगर रिवर्स बायस होता है ना तो उसका पोटेंशियल बैरियर ज्यादा होता है ना। तो ये आप लोगों को मिलेगा भी आपके क्विक रिवीजन में, ठीक है, कि अगर आपका रिवर्स बायस है तो पोटेंशियल बैरियर बढ़ता है ना, और फॉरवर्ड बायस है तो पोटेंशियल बैरियर घटता है, ठीक है। तो आप बताओ यहां पर पोटेंशियल बैरियर कम किसका है, तो 3 का पोटेंशियल बैरियर सबसे कम है, तो 3 वाला होगा फॉरवर्ड बायस और 1 वाले का पोटेंशियल बैरियर सबसे ज्यादा है, मतलब 1 वाला होगा रिवर्स बायस, ठीक है। तो 3 वाला होगा फॉरवर्ड और ये वाला होगा रिवर्स, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखते हैं। तो 3 होना चाहिए फॉरवर्ड, तो 3 करस्पॉन्ड टू फॉरवर्ड एंड 1 करस्पॉन्ड टू रिवर्स बायस ऑफ जंक्शन, है कि नहीं। सीधे यहां पर अपन को आंसर मिल गया बी ऑप्शन। इज इट क्लियर, ठीक है। तो यहां पर सिंपल, अगर आपको वो इंफॉर्मेशन पता है, वो कॉन्सेप्ट पता है, तो आप सीधे आंसर टेक कर सकते हो। इज इट क्लियर, ठीक है। चलें, तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है वो, है ना। इन फिगर दिस, ये फिगर है ना, ये फिगर है। क्या कहता है इसके अंदर, एज्यूमिंग द डायोड्स टू बी आइडियल, ठीक है, D1 इज फॉरवर्ड बायस एंड D2 इज रिवर्स बायस एंड हेंस करंट फ्लो फ्रॉम A टू B। तो एक काम करें, यहां पर सब में क्या बोल रहा है कि D1 फॉरवर्ड है, ठीक है, कि D2 रिवर्स है, या दोनों फॉरवर्ड हैं या दोनों रिवर्स है, क्या कहानी है। तो एक बार फिगर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। आओ देखो, ये आपका फिगर है, ये देखो D1 वाला जो है उसका जो P है, देखो डायोड में ये होता है आपका P और ये आपका N, ठीक है। तो आप बताओ यहां पर जो आपका P टाइप है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है ना, तो P वाला नेगेटिव से है, मतलब D1 क्या हुआ, रिवर्स बायस हुआ। और यहां देखो इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है, मतलब इसके N से कनेक्टेड है, तो D2 क्या होगा आपका, फॉरवर्ड बायस होगा, है कि नहीं। तो ये देखो नेगेटिव टू P मतलब ये रिवर्स, और नेगेटिव टू N मतलब ये फॉरवर्ड। सेम टर्मिनल्स अगर होते हैं कनेक्टेड तो उसे कहते हैं फॉरवर्ड, और अगर ऑपोजिट होंगे तो क्या बोलते हैं, रिवर्स, है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर आपका D1 क्या होगा, रिवर्स बायस, ये D1 क्या होगा, रिवर्स बायस, और D2 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, है कि नहीं, ठीक है। तो जरा सोचो, अगर ये आपका D1 रिवर्स बायस हो गया है तो है तो इसी पाथ में ना, है कि नहीं। मतलब अगर इस पाथ में कोई रिवर्स बायस है मतलब वो अपने पाथ में करंट को फ्लो होने नहीं देगा, है कि नहीं। तो यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, जिसमें आपका D1 है रिवर्स बायस एंड D2 है फॉरवर्ड बायस। तो देखते हैं, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। देखो D1 इज फॉरवर्ड बायस ना, D1 इज रिवर्स बायस, चलो वहीं छोड़ दो। D2 इज फॉरवर्ड बायस, यस, एंड D1 इज रिवर्स बायस, यस, एंड हेंस नो करंट फ्लो फ्रॉम B to A एंड वाइस वर्सा, यस। यही सीधे मिल गया अपन को आंसर बी, बॉम्बे इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सिंपल आपको फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए, तो आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे। इज इट क्लियर, ठीक है। चलें, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। देखो
यहां पर a 220 volt AC supply is connected between points A and B. A और B के बीच में 220 वोल्ट का यहां पर सप्लाई है कि नहीं? ठीक है. What will be the potential difference V across the capacitor? मुझे इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है कि नहीं? तो ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन होगा. ये मतलब नॉर्मल, ये आपका जो एसी वाला क्वेश्चन है ना, वैसा है ये. ऑल्टरनेटिंग करंट का जो चैप्टर है ना, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन यहां पर है ये. देखो, तुम ये बताओ, ये जो आपका सप्लाई वोल्टेज होता है इसे कहते हैं आरएमएस वोल्टेज. तो ये वी आरएमएस है आपका कितना? ये आपका 220 वोल्ट है कि नहीं? ठीक है. अब मेरी बात को सुनना ध्यान से. मुझे निकालना है पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. ठीक है, तो आप बताओ, आपने पढ़ा होगा वी आरएमएस इज इक्वल टू वी नॉट बाई रूट टू. तो यहां पर बताओ वी आरएमएस कितना होगा? वी आरएमएस 220 है, तो वी नॉट बाई रूट टू, तो यहां पर क्रॉस इनटू करोगे तो ये हो जाएगा 220 रूट टू इज वी नॉट. है कि नहीं? सिंपल कहानी. इज इट क्लियर? तो हम कहते हैं कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में यहां पर पीक वोल्टेज जो होगा वो कितना होगा? 220 रूट टू. इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये होता है आपका सिंपल आंसर 220 रूट टू वोल्ट, दैट इज डी. है ना? तो इसमें कोई ज्यादा लोड नहीं है ना? सिंपल आपका जो भी सप्लाई वोल्टेज है ये आपको पता होगा कि वो आरएमएस वोल्टेज होता है, और अगर मुझे निकालना है पीक वोल्टेज तो वो होगा आपका 220 रूट टू. ठीक है, तो ये था आपका सिंपल क्वेश्चन नंबर 4. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है यहां पर. देखो ध्यान से. अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है? ठीक है, पहले सवाल को ध्यान से देखना. ये बिल्कुल आपका इंफॉर्मेटरी बेस्ड क्वेश्चन है ये, है ना. होल क्या होता है सेमीकंडक्टर में, है ना? तो आपको ये तो पता होगा कि यार होल कब क्रिएट होता है? जब इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, तो जो वैकेंसी क्रिएट होती है उसी को हम कहते हैं होल. ठीक है, तो देखो, होल इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या वैकेंसी क्रिएटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन लीव अ कोवेलेंट बॉन्ड, या एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या आर्टिफिशियली क्रिएटेड पार्टिकल. तो सिंपल आपका आंसर होगा बी, दैट इज वैकेंसी क्रिएटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन लीव अ कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल बी आंसर. क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल इंफॉर्मेटरी बेस्ड क्वेश्चन था, तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है इसमें. ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. देखो ध्यान से. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है वो देखो. द आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट, इस सर्किट का जो आउटपुट है यहां पर, ये वी आउटपुट जो होगा, है ना, वुड बी जीरो एट ऑल टाइम्स. मतलब आउटपुट जो है वो हमेशा जीरो होगा क्या? ना, ऐसा तो होगा नहीं, है ना. भले यहां पर डायोड लगा है और ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है ना, तो हाफ साइकिल में आपका यहां पर ये फॉरवर्ड बायस होगा और अनदर हाफ साइकिल में रिवर्स बायस होगा. तो आउटपुट तो यहां पर जीरो एट ऑल टाइम तो नहीं होगा, आउटपुट मिलेगा. ठीक है, लेकिन देखना है कब मिलेगा आउटपुट. देखो, वुड बी लाइक अ हाफ वेव रेक्टिफायर विथ पॉजिटिव साइकिल इन आउटपुट. मतलब जब पॉजिटिव साइकिल होगा तो आउटपुट मिलेगा क्या? ठीक है, ये देखना है अपने को. ओके, फिर वुड बी लाइक हाफ वेव रेक्टिफायर विथ नेगेटिव साइकिल इन आउटपुट. मतलब नेगेटिव साइकिल में मिलेगा क्या आउटपुट? ठीक है, ओके. वुड बी लाइक दैट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, मतलब एट ऑल टाइम आउटपुट मिलेगा. ठीक है, यहां देखो ऑप्शन में क्या है. ऑप्शन में बोल रहा है कि क्या आउटपुट हमेशा जीरो रहेगा. ठीक है, फिर बोलता है सेकंड ऑप्शन में क्या आउटपुट पॉजिटिव साइकिल में मिलेगा. थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है, क्या आउटपुट आपको नेगेटिव साइकिल में मिलेगा. या फिर डी ऑप्शन बोलता है कि आउटपुट आपको हमेशा मिलेगा. है ना, तो मेरी बात को सुनना ध्यान से. यहां पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अपन यहां पर लगाएंगे. ठीक है, ध्यान देना बस. ये देखो, एक बात बताओ, अगर ये पॉजिटिव हुआ, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये बताओ, अगर ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ, ठीक है, तो तुम बताओ उस केस में ये क्या होगा? आपका फॉरवर्ड बायस होगा, है ना. मतलब फॉरवर्ड बायस होगा, मतलब इसका रेजिस्टेंस लो होगा, मतलब ये करंट को अलाउ करेगा.
तो इन पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट अच्छा खासा फ्लो करेगा इसमें। तो जरा सोचो, करंट अगर अच्छा खासा फ्लो किया मतलब इस रजिस्टर के क्रॉस जो ड्रॉपेज है वो भी अच्छा खासा होगा। मतलब इस अप्लाइड वोल्टेज का मैक्सिमम वोल्टेज का ड्रॉपेज यहां पर हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड बायस है ना, तो उस केस में करंट मैक्सिमम होगा, देयरफॉर ड्रॉपेज अक्रॉस रजिस्टर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है कि नहीं। तो जरा सोचो, इसका मैक्सिमम ड्रॉपेज यहां हो जाएगा तो बहुत ही कम वोल्टेज आपको मिलेगा ना एज अ आउटपुट। आ रही है बात समझ में। मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट की वैल्यू ज्यादा, मतलब रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉपेज ज्यादा, मतलब जो भी अप्लाइड वोल्टेज है उसका मैक्सिमम पार्ट आपका होगा ड्रॉपेज, तो आउटपुट में बिल्कुल ना के बराबर मिलेगा अपन को, है कि नहीं। मतलब पॉजिटिव साइकिल में आउटपुट नहीं मिलेगा इस डायोड के क्रॉस, क्योंकि मैक्सिमम ड्रॉपेज हो जाएगा रजिस्टर के क्रॉस। इज इट क्लियर, ठीक है कि नहीं है। नाउ अब जरा देखो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। देखो अगर मान लो ये आपका हो गया नेगेटिव, अलग अलग शो करता हूं मैं, ये देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव मान लो। अब बताओ ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा आपका रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस होगा मतलब सर्किट में करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, है कि नहीं। करंट की वैल्यू बहुत कम हो गई मतलब जो ड्रॉपेज है रजिस्टर के क्रॉस वो बहुत कम होगा, और अगर ड्रॉपेज बहुत कम होगा अप्लाइड वोल्टेज का तो मैक्सिमम जो आउटपुट है वो आपको मिलेगा, है ना। अप्लाइड वोल्टेज का बहुत ही कम अमाउंट का ड्रॉपेज होगा, मतलब एक नेग्लिजिबल मान लें कि कोई ड्रॉपेज हुआ है, मतलब पूरा का पूरा जो इनपुट है वो आउटपुट में आपको दिखेगा, है कि नहीं। तो हम कहेंगे कि नेगेटिव हाफ साइकिल में ड्रॉपेज कम होगा, इसीलिए आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो यहां पर मेरी बात को सुनना, हम कॉन्सेप्ट लिखते हैं, देखो ध्यान से। इन नेगेटिव हाफ साइकिल, ए नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है, डायोड ऑफर maximum resistance ठीक है। therefore ड्रॉपेज या वोल्टेज ड्रॉप across resistor is very low, therefore यहां देखो मैं लिख रहा हूं very low, therefore maximum output obtained across diode। ठीक है, मतलब यहां पर नेगेटिव हाफ साइकिल में ज्यादा आउटपुट देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा हुआ जिसमें नेगेटिव हाफ साइकिल होना चाहिए, लाइक दिस, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है कि नहीं। मतलब यहां पर अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, ठीक है, तो आप आराम से इसको डील कर लोगे। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को लेके, है ना। चलो ध्यान देना आप लोग, यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है, एक बार सवाल को पढ़ते हैं पहले। देखो, इन द सर्किट शोन इन फिगर इफ द डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप इज 0.3 वोल्ट, द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज। अपन को यहां पर ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कि नहीं। ध्यान दो आप लोग, यहां देखो, मुझे ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। ध्यान दें, यहां पर आप मान लो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, ए और बी के बीच का कितना मान लिया मैंने, V मान लिया, ठीक है। चलो
अब ध्यान देना, यहां पर मैं लगाऊंगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, बस ध्यान देना आप लोग। अच्छा, ये जो 5K है ये 5 किलो ओम है और ये भी 5 किलो ओम है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर बताओ ये पॉजिटिव कहलाएगा ये नेगेटिव कहलाएगा डायोड का, है ना। और ये बताओ यहां पर फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 0.3 वोल्ट है, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, मैं लगा रहा हूं यहां पर केवीएल, तो मैं यहां से शुरुआत करता हूं, तो V इसका वोल्टेज V, फिर करंट के लॉन्ग जा रहे हैं, तो आपका रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो बताना -0.2 मिली एंपियर, मतलब इंटू 10 की पावर -3 इंटू रेजिस्टेंस 5 इंटू 10 की पावर 3 भाई I इंटू R, ये होगा आपका रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज, ठीक है। अब देखो प्लस से माइनस मतलब -0.3 वोल्ट, -0.3 वोल्ट, ठीक है। फिर अगेन करंट के लॉन्ग जा रहे हैं, तो ये कितना होगा माइनस, सेम करंट फ्लो करेगा, मतलब 0.2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू यहां पर रेजिस्टेंस कितना है 5 इंटू 10 की पावर 3, है कि नहीं, इक्वल टू व्हाट, 0। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये लगाया मैंने किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हां अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर ये देखो V, यहां पर कैलकुलेशन, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब बताओ -0.2 इंटू 5 1, फिर यहां देखो -0.3 -0.2 इंटू 5 -1 इक्वल टू 0। तो आप देखो ध्यान से कितना वैल्यू आ रही है, V इक्वल टू ये -2 -2.3 उधर गया तो 2.3 वोल्ट, ठीक है। मतलब A और B के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 2.3 वोल्ट। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट है यहां पर, है ना, आराम से काम हो गया यहां पर, ठीक है। चलो तो आंसर इज 2.3 वोल्ट, बी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका लॉजिक गेट्स बेस्ड क्वेश्चन है ना, ठीक है। ध्यान देना आप लोग, यहां पर बोल रहा है ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन सर्किट इज, ये जो गिवन सर्किट है इसका ट्रुथ टेबल बताना है अपन को कि इस सर्किट के लिए ट्रुथ टेबल कौन सा सही है, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां देखो, आप ये बताओ पहले, ये है आपका एंड गेट, ठीक है, ये एंड गेट है, ये भी आपका है एंड गेट, और ये है आपका और गेट, ये एनसीईआरटी में गलत बना हुआ है, ये और गेट होगा, ये ऐसा होगा, ये और गेट है, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, और ये है आपका नॉट गेट, नॉट गेट, ठीक है। चलो तो ये है आपका सर्किट डायग्राम, इसके अकॉर्डिंग बताओ कौन सा ट्रुथ टेबल सही है, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां देखो मेरी बात को सुनना, तुम बताओ इस एंड गेट में आपका ए जा रहा है और ये देखो ये वाला आपका बी है ना, ठीक है। तो इस एंड गेट के इनपुट में क्या है, ए और बी है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, ए इंटू बी मिलेगा, है कि नहीं। एंड मतलब इंटू मिलेगा आपको, ए इंटू बी, ठीक है। अब देखो ये जो आपका ये वाला एंड गेट है, इसमें एक तो बी इनपुट है, इनपुट में बी है, और ए का नॉट इनपुट में आ रहा है। देखो इस वाले गेट में ए का जो नॉट है वो इनपुट में आ रहा है, मतलब इसके इनपुट में ए बार है और बी है, तो इसके आउटपुट में क्या होगा, ए बार इंटू बी होगा, ऐसा, ठीक है। चलो अब देखो यहां से आपको ए बी मिल रहा है, यहां से आपका ए बार बी मिल रहा है ना। तो ये देखो इनपुट में, इस और गेट के इनपुट में ए बी और ए बार भी है, तो और गेट क्या करता है, ऐड करता है कि नहीं अपने आउटपुट में। तो ये देखो यहां से और गेट का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, ए बी प्लस ए बार बी, ये होगा आउटपुट ऑफ और गेट। मतलब ओवरऑल सर्किट का जो आउटपुट होगा ना वो होगा आपका ए बी प्लस
ए बार बी। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान देना बस आप लोग, यहां पर जो आपका इनपुट है ए और बी, वो तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना। देखो ए और बी सभी में देखोगे क्या होगा, 0 0 1 1, बी 0 1 0 1, सब में सेम है इनपुट आपका। ठीक है, अब आउटपुट जो मिलना चाहिए मतलब ई, वो क्या मिलना चाहिए, तो उसके लिए अपन ट्रुथ टेबल यहां पर बनाते हैं। ठीक है, आओ देखो ध्यान से, देखो तुम ये बताओ हमारा जो ए है वो क्या था आपका, 0 0 1 1, बी क्या था आपका 0 1 0 1। ठीक, हमें ए बार की भी जरूरत पड़ रही है तो हम ए बार बना लेते हैं। ए बार का मतलब 0 का उल्टा, मतलब ए का उल्टा करना है। 0 है तो 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0। ठीक, अब देखो ध्यान से, मुझे क्या करना है, एक कॉलम बनानी है ए इंटू बी का भी। देखो ए इंटू बी मतलब इन दोनों का इंटू, 0 0 का 0, 0 1 का 0, 1 0 का 0, 1 1 का 1 है कि नहीं? ठीक है, अब देखो मुझे बनानी है यहां पर ए बार बी, ए बार बी। तो देखो ध्यान से यहां पर ए बार बी मतलब ए बार और बी का इंटू करना है। 0 1 का 0, 1 1 का 1, 0 0 का 0, 1 0 का 0 है कि नहीं? फिर मुझे क्या करना है, ए बी और ए बार बी का एडिशन करना है, इसका और गेट करना है अपन को। तो देखो ध्यान से, 0 0 का 0, 0 1 का 1, फिर 0 0 का 0, 1 0 का 1 है कि नहीं? तो ये देखो, ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है, मतलब ये हमारा ई होगा, ई। तो आप देखो आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, 0 1 0 1 है कि नहीं? तो देखते हैं कौन से आउटपुट में है, 0 1 0 1। ठीक है, देखो 0 1 यहां नहीं है, 0 नहीं, ये देखो 0 1 0 1 है कि नहीं? तो ये होगा हमारा राइट ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? तो यहां पर पहले आपको देखना पड़ेगा कि हर सर्किट का क्या आउटपुट होता है, तो ओवरऑल आउटपुट क्या मिलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर काम कर लोगे। ठीक है कि नहीं है? तो ये आपका सिंपल था क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्लियर? चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलें अब देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है, देखो ध्यान से। अच्छा, अभी तक जो क्वेश्चन हमने देखा क्वेश्चन नंबर 8 तक, ये सारे थे आपके सिंगल चॉइस क्वेश्चन, है ना। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 से आपको देखने को मिलेगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, मतलब एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। मतलब फिर क्या करना पड़ेगा, हमें हर ऑप्शन को रीड करना होगा। ठीक है कि नहीं है? चलो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस अ सेमी कंडक्टर। ठीक है, मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें किसी सेमी कंडक्टर में तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड। हां सही है। ठीक है, एक बात बताओ, यह होता है आपका क्या, एनर्जी बैंड। ये देखो, ये कंडक्शन बैंड, ये आपका वैलेंस बैंड, ये आपका वैलेंस बैंड, ये आपका कंडक्शन बैंड, और ये एनर्जी गैप, ये होता है आपका एनर्जी गैप। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो, कंडक्शन बैंड का ये वाला होगा लोअर एनर्जी कंडक्शन बैंड, ये जो आपका बॉटम लेवल है कंडक्शन बैंड का, ये होगा आपका लोअर एनर्जी, है कि नहीं, ऑफ कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो आप बताओ, जैसे ही आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, पॉसिबिलिटी है ना कि वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में एक्साइट हो जाए, है कि नहीं, इन द कंडक्शन बैंड। तो सही बात है, बिल्कुल आपका ए ऑप्शन सही होगा, है कि नहीं। अब देखो,
इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल इन कंडक्शन बैंड। भाई ये सही है तो ये गलती होना है यार, ये उल्टा है। ठीक है, अब देखो सी वाले में, होल्स इन द वैलेंस बैंड मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। ये देखो, ये जो आपका वैलेंस बैंड है, यहां पर होल्स जो है वो ऊपर से नीचे आएंगे, मतलब हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा है कि नहीं, तो होल्स नीचे आएंगे, मतलब ये सही है। तो यहां पर होल्स मूव करते हैं वैलेंस बैंड में फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल इन द वैलेंस बैंड। ठीक है कि नहीं है? चलो, तो ऑप्शन सी भी सही होगा, है ना। अब उसके बाद अगर ये सही है तो ये वाला उसका उल्टा है, तो वो सही होगा नहीं। तो यहां पर आपका आंसर आएगा ए एंड सी। मतलब अगर आपको एनर्जी बैंड का फंडा क्लियर है ना, तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम मूव करते हैं, सिंपल क्वेश्चन था, इंफॉर्मेटरी क्वेश्चन था ये। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहां पर सवाल पे ध्यान देना आप लोग, क्या बोलता है यहां पर, कंसिडर एन एनपीएन ट्रांजिस्टर with its base emitter junction forward bias and collector base junction reverse bias। है ना, आपको यह पता तो होगा कि अगर एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या रिवर्स बायस है, तो एक्टिव स्टेट में आपका ट्रांजिस्टर है कि नहीं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, अब देखो, आपको ट्रांजिस्टर पता है ना कि आपका एक होता है एमीटर, फिर आपका होगा आपका बीच में आपका बेस और फिर कलेक्टर। तो एमीटर बेस कलेक्टर, है ना। तो एमीटर से इलेक्ट्रॉन्स जा सकता है कलेक्टर में, तो कलेक्टर मतलब वो कलेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, है कि नहीं। ठीक है, अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस ओवर फ्रॉम एमीटर टू कलेक्टर। यस, हम कहते भी हैं कि एमीटर का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कौन कलेक्ट कर लेता है, वो कलेक्टर, है कि नहीं। कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बेस में जाता है और वहां पर इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन होता है बेस में, लेकिन मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमीटर से कलेक्टर में क्रॉस ओवर हो जाते हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन ए सही है कि इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस ओवर फ्रॉम एमीटर टू कलेक्टर, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो, होल्स मूव फ्रॉम बेस टू कलेक्टर, ना ऐसा नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एमीटर टू बेस। यस, जब आपका एमीटर से कलेक्टर की तरफ जाता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स बेस में भी जाते हैं और वहां पर इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन होता है कि नहीं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एमीटर से बेस में भी जाते हैं, क्वांटिटी कम होती है लेकिन जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन सी इज ऑल्सो राइट आंसर। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एमीटर मूव आउट ऑफ बेस विदाउट गोइंग टू कलेक्टर। ना भाई, कलेक्टर में जाता ही आपका इलेक्ट्रॉन एमीटर का, तो ऑप्शन डी सही नहीं है, मतलब आंसर इज ए एंड सी। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो काम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, अच्छा एक और चीज है कि ट्रांजिस्टर अपने आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है अभी, है ना, लेकिन आपके कंपटीशन में है तो आपको पढ़ना चाहिए, है कि नहीं। तो आपसे ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। वैसे मैंने आपको पूरे क्विक रिवीजन में ये पूरा चीजें एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, है ना। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है वो, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान देना आप लोग, इन फिगर, ठीक है, इस फिगर को देख के हमें बतानी है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। और यहां पर आपका जो है ना, शोज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बेस बायस्ड कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर, है कि नहीं। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है ये, ठीक है, ट्रांजिस्टर का, है ना, उसका यहां पर बना हुआ है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब इसको देख करके हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखो, बोलता है अगर इनपुट वोल्टेज 0.4 वोल्ट है तो ट्रांजिस्टर एक्टिव स्टेट में रहेगा, या इनपुट अगर आपका 1 वोल्ट है तो उसको हम एम्पलीफायर के तौर पे यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। या फिर इनपुट वोल्टेज 0.5 वोल्ट है तो उसको हम कहेंगे कि इट इज यूज एज अ स्विच टर्न्ड ऑफ। अगर इनपुट होगा 0.5 वोल्ट तो उसको यूज कर सकते हैं एज अ स्विच
टर्न्ड ऑफ, ठीक है। और अगर 2.5 वोल्ट होगा तो इट कैन बी यूज एज अ स्विच टर्न्ड ऑन। चलो ठीक है, अब मेरी बात को सुनना। ट्रांजिस्टर को आप तीन तौर पे यूज कर सकते हो, ठीक है। एक होता है उसका स्टेट, एक्टिव स्टेट, है ना, जिसमें हम उसको एम्पलीफायर के तौर पे यूज कर सकते हैं। एक होता है उसका सैचुरेशन स्टेट, जिसको हम बोलते हैं ऑन स्टेट, है कि नहीं। और एक होता है उसका ऑफ स्टेट, टर्न्ड ऑफ स्टेट, ठीक है। चलो अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर जरा डायग्राम पे फोकस करो, इधर देखो। 0.6 वोल्ट से कम अगर होगा, कम है कि नहीं, तो हम कहेंगे कि वो टर्न्ड ऑफ स्टेट है, ठीक है। और वही 2 वोल्ट से ज्यादा होगा ना, तो हम कहेंगे कि वो सैचुरेशन स्टेट है, सैचुरेशन स्टेट है, मतलब वो टर्न्ड ऑन स्टेट होगा। तो इसके पहले क्या होगा, टर्न्ड ऑफ, और इसके बाद क्या होगा, टर्न्ड ऑन, है कि नहीं। मतलब इसके पहले और इसके बाद, 0.6 के पहले और 2 वोल्ट के बाद वो स्विच की तरह काम करता है ना, टू टर्न्ड ऑफ एंड टू टर्न्ड ऑन। और उसके बीच में जो होगा ना 0.6 to 2 में, इसमें ये एक्टिव स्टेट में होता है कि नहीं। चलो अब ध्यान दो, 0.4 वोल्ट में वो कह रहा है एक्टिव स्टेट, ना भाई ना भाई, 0.4 मतलब 0.6 से कम, एक्टिव स्टेट नहीं है ये। एक्टिव स्टेट तो आपका 0.6 से 2 होगा, है कि नहीं, ठीक है। मतलब ये वाला आंसर रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। Vi इक्वल टू 1 वोल्ट में इट कैन बी यूज एज एन एम्पलीफायर। यस, देखो 1 वोल्ट का मतलब 0.6 से 2 के बीच में लाई कर रहा है वो, और उसमें वो एक्टिव स्टेट में होता है। और अगर एक्टिव स्टेट में है ना, तो हम उसको यूज कर सकते हैं एज एन एम्पलीफायर, है कि नहीं, ठीक है। मतलब ऑप्शन बी जो है वो सही है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एट Vi इक्वल टू 0.5 वोल्ट इट कैन बी यूज एज अ स्विच टर्न्ड ऑफ। सही बात है, 0.5 वोल्ट मतलब इसके पहले टर्न्ड ऑफ स्टेट में होता है ना, टर्न्ड ऑफ स्टेट में, स्विच ऑफ स्टेट में, और वही ये भी बोल रहा है, मतलब ये आंसर भी सही है। अब देखो आगे, एट Vi इक्वल टू 2.5 वोल्ट इट कैन बी यूज एज अ स्विच टर्न्ड ऑन। सही है ये भी, देखो ध्यान से, 2 वोल्ट से ज्यादा, है कि नहीं, मतलब यहां पर 2 वोल्ट से ज्यादा क्या होगा, सैचुरेशन स्टेट, मतलब ऑन स्टेट, ठीक है। तो ये भी यही बोल रहा है कि 2.5 वोल्ट पे क्या होगा, आपका ऑन स्टेट होगा। सही बात है, मतलब ऑप्शन डी भी सही है। तो यहां पर आंसर होगा आपका बी, सी एंड डी। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 11। मतलब यहां पर अगर आपको पता है ना कि एक्टिव स्टेट क्या होता है, ऑन स्टेट क्या होता है, ऑफ स्टेट क्या होता है, तो आप आराम से क्वेश्चन को कर लोगे। इज इट क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो ध्यान से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है वो, देखो ध्यान से। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट द कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर। कलेक्टर करंट जो है आईसी, ये है आपका 10 मिली एम्पियर, है कि नहीं। इफ 95% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड रीच द कलेक्टर, है कि नहीं। देखो क्या होता है, जो एमिटर एमिट करता है इलेक्ट्रॉन, उसका 95% कलेक्टर्स के द्वारा कलेक्ट हो जाता है कि नहीं। मैंने क्या बोला, एमिटर जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा उसका 95% कलेक्टर कलेक्ट कर लेगा। मतलब पूरे कलेक्टर करंट का 95% कौन होता है, कलेक्टर करंट होता है। सिर्फ 5% आपका बेस करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा, है कि नहीं, ठीक है। तो अब बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, है ना। द एमीटर करंट विल बी 8 मिली एम्पियर, एमीटर करंट विल बी 10.53 मिली एम्पियर, या बेस करंट विल बी 0.53 मिली एम्पियर, या बेस करंट विल बी 2 मिली एम्पियर। तो मेरी बात को सुनो, पहली बात तो ये कि जो कलेक्टर करंट है वो एमीटर का 95% होगा, मतलब एमीटर करंट इससे ज्यादा होना चाहिए ना, है ना। और तुम बताओ इससे ज्यादा में एमीटर करंट कौन से ऑप्शन में है, 10.53 है ना, है कि नहीं। और तुम बताओ इसका तुम अगर 95% निकालोगे तो नियर अबाउट आपका 10 मिली एम्पियर आएगा, है कि नहीं। तुम देखो आप ध्यान से, तुम बताओ 10.53 का निकालो, एक काम करो निकालो 10%,
कितना होगा आपका वहां पर? तो वो होगा आपका कितना? 1.53 के आसपास, 1.053 के आसपास, 10% है कि नहीं? मेरी बात को सुनो, 10.53 का अगर 95% निकालोगे, ठीक है, तो नियर अबाउट आपका आंसर आएगा 10 मिली एम्पियर। ठीक है, तो तुम इसका 95% निकालना, ये मैच करेगा नियर अबाउट। ठीक है, मतलब ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अब बताओ, यहां पर बेस करंट जो है 0.53 भी हो सकता है, या बेस करंट बोल रहा है 2 मिली एम्पियर, कौन सा होगा? तो मेरी बात को सुनो, जो बेस करंट होता है ना, वो कितना होता है आपका? 5% ऑफ एमीटर करंट। तो देखो ध्यान से, ये 10.53 है, ठीक है, तो 10.53 का जो 10% होगा वो करीब 1 पॉइंट समथिंग के आसपास होगा, 1 पॉइंट समथिंग के आसपास होगा 10%, है कि नहीं? तो उसका आधा करोगे तो 5% होगा, तो 1 पॉइंट समथिंग का आधा करोगे तो आपका 0.53 के आसपास मैच कर सकता है ना, है ना? ये 2 तो होगा नहीं, तो यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। मतलब जब तुम इसका निकालोगे 5% ना, तो नियर अबाउट कितना आएगा? 0.53 मिली एम्पियर आएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी भी सही है। ठीक है, तो ये आपको बेटा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एमीटर का कितना परसेंट होता है कलेक्टर करंट और कितना परसेंट होता है आपका बेस करंट, उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर आंसर देख सकते हो। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, देखो ध्यान से। अब देखें यहां पर 13 में क्या बोलता है, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ अ डायोड, है ना, देयर आर नो मोबाइल चार्जेस। तो मेरी बात को सुनना, डिप्लीशन रीजन जो होता है, ठीक है, उसमें जो भी चार्ज होगा वो मूव नहीं कर सकता, है ना? तो बिल्कुल सही है कि यहां पर नो मोबाइल चार्जेस, मतलब कोई मोशन वाला चार्ज प्रेजेंट नहीं रहेगा वहां पर। ठीक है, तो यहां पर ये आपका आंसर सही है बिल्कुल, देयर आर नो मोबाइल चार्जेस। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट मेकिंग द रीजन न्यूट्रल, हां सही है। देखो क्या होता है, जो आपका डिप्लीशन रीजन होता है, एक साइड में आपका पॉजिटिव और एक साइड में आपका नेगेटिव, तो हम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहां पर जितने होल्स होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ताकि वो पूरा डिप्लीशन रीजन क्या रहे? न्यूट्रल रहे। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी भी सही है ना? अब देखो, रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैज टेकन प्लेस, है ना? तो अब मेरी बात को सुनना, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होता है ना, वो उस डिप्लीशन रीजन में नहीं होता, है कि नहीं? वो कहां होता है? वो कहां होगा आपका? या तो एन साइड में या तो पी साइड में, वहां पर आपका होगा इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशंस। वो डिप्लीशन रीजन के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन सी सही नहीं है। ठीक है, नाउ ऑप्शन डी, इमोबाइल चार्ज आयंस एग्जिस्ट, बिल्कुल सही है ना? जो आपका वहां पर चार्ज आयंस एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन वो इमोबाइल होंगे, वो मोबाइल नहीं होंगे, वो इमोबाइल होंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी सही है कि नहीं? मतलब देयर आर नो मोबाइल चार्जेस, इक्वल होल इक्वल इलेक्ट्रॉन्स और इमोबाइल चार्ज आयन एग्जिस्ट, है ना? तो ये आपका बिल्कुल इंफॉर्मेटरी क्वेश्चंस हैं, है ना? अगर आपको उनके बेसिक्स पता हैं तो आप ये सीधे आंसर टिक कर सकते हो, इतना कोई खतरनाक लॉजिक नहीं है यहां पर। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल क्वेश्चन नंबर 13। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को लेके। देखो ध्यान से, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग रेगुलेशन एक्शन ऑफ अ ज़ीनर डायोड। तुम्हें ये पता तो होगा ना कि ज़ीनर डायोड जो होता है उसको हम यूज करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, है ना? हम कहते हैं कि ज़ीनर डायोड, ठीक है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी लोड के क्रॉस अगर कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करना है तो हम उसके क्रॉस ज़ीनर डायोड को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ज़ीनर डायोड के क्रॉस वोल्टेज एक बार ब्रेकडाउन आ जाता है ना तो कांस्टेंट रहता है वोल्टेज। द वोल्टेज अक्रॉस ज़ीनर डायोड रिमेन कांस्टेंट, है कि नहीं? ओके, चलो अब ऑप्शन ए देखते हैं क्या बोल रहा है वो। द करंट इन एंड वोल्टेज अक्रॉस ज़ीनर डायोड रिमेन्स फिक्स्ड। देखो, वोल्टेज फिक्स रहेगा लेकिन करंट फिक्स नहीं रहता।
जीनर डायोड के क्रॉस जो करंट है ना वो वैरी करता है, लेकिन उसका वोल्टेज फिक्स रहता है। यही तो उसकी खासियत है कि नहीं, कि करंट की वैल्यू में चेंज आएगा लेकिन उसके वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आता, इसीलिए हम उसको यूज करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, ओके। तो यहां पर करंट को भी बोल दिया उसने फिक्स, जो कि सही नहीं है, मतलब ऑप्शन ए तो रॉन्ग है। ठीक है, चलो। द करंट थ्रू द सीरीज रेजिस्टेंस RS चेंजेस। हां, जो सीरीज में आपका होगा जीनर डायोड के रेजिस्टर, उसका जो करंट है ना वो चेंज होगा। ठीक है, कैसे होता है ध्यान देना। जैसे मान लो ये सर्किट है आपका, ये आपने V वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है, ये आपका जीनर डायोड है, ये जीनर डायोड है, ठीक है, यहां पर आपका लोड रेजिस्टेंस है ना। अब देखो ये है आपका सीरीज रेजिस्टेंस RS। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप वोल्टेज को वैरी करोगे तो यहां पर जो करंट है अक्रॉस RS वो भी क्या करेगा, वैरी करेगा, है ना। तो बिल्कुल सही है, यहां पर सही बोल रहा है, द करंट थ्रू द सीरीज रेजिस्टेंस RS चेंजेस, चेंज हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी सही है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो आगे, द जीनर रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। ठीक है, द जीनर रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। उसने कहा कि जीनर के क्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना, है ना। यहां पर जीनर डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो चेंज हो सकता है, बिकॉज इसके क्रॉस करंट की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है कि नहीं। नाउ डी देखते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय जीनर चेंजेस। हां, क्योंकि जब आपका वोल्टेज चेंज होता है ना अप्लाइड वाला, तो इसका करंट भी चेंज होता है, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड है वो भी क्या होगा, चेंज होगा, है कि नहीं। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब आंसर इज बी एंड डी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने एक बार अगर क्विक रिवीजन देखा होगा तो उसमें मैंने जेनर डायोड के बारे में बातें कही हैं, है ना। तो अगर वो आपने सुना होगा तो ये क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें। तो ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन नंबर 14। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ध्यान से आप लोग, देखो 15th में क्या कहता है वो, ध्यान देना। टू रिड्यूस द रिपेल इन अ रेक्टिफायर सर्किट विथ अ कैपेसिटर फिल्टर। ठीक है, तो अब देखो यहां पर रिपेल इन रेक्टिफायर सर्किट, तो रिपेल इन रेक्टिफायर सर्किट का एक्सप्रेशन होता है, रिपेल फैक्टर इज इक्वल टू 1/4√3 RL इंटू C इंटू न्यू, है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, इस एक्सप्रेशन को देखो और यहां पर ऑप्शन देखो। मुझे रिपेल को क्या करना है, रिड्यूस करना है, मतलब मुझे इस R को रिड्यूस करना है, रिड्यूस करना है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर RL बढ़ाओगे तो भी हो जाएगा, अगर C बढ़ाओगे तो भी हो जाएगा, और अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो भी आपका रिपेल फैक्टर रिड्यूस हो जाएगा। तो देखते हैं, RL को इंक्रीज करेंगे तो क्या रिपेल फैक्टर डिक्रीज होगा, यस। इसको इंक्रीज करोगे तो ये रिड्यूस होगा, मतलब ऑप्शन ए सही है। इनपुट फ्रीक्वेंसी शुड बी डिक्रीज्ड, ना 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 ना, इनपुट फ्रीक्वेंसी को अगर डिक्रीज करोगे तो रिपेल फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन मुझे रिपेल फैक्टर को क्या करवाना है, डिक्रीज करवाना है, रिड्यूस करना है ना। तो यहां पर उसके लिए इनपुट फ्रीक्वेंसी को तो बढ़ाना पड़ेगा, तो ये वाला आंसर रॉन्ग है, लेकिन ये देखो सी वाला सही है। इनपुट फ्रीक्वेंसी को अगर आप इंक्रीज करोगे तो रिपेल फैक्टर रिड्यूस होगा बाय दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। नाउ कैपेसिटर विथ हाई कैपेसिटेंस शुड बी यूज्ड। ठीक है, तो मेरी बात को सुनो, कैपेसिटर्स विथ हाई कैपेसिटेंस मतलब सी की वैल्यू ज्यादा अगर होगी तो भी आपका रिपेल फैक्टर रिड्यूस होगा। क्या सही है ये? यस। देखो अगर हम सी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, मतलब हाई कैपेसिटेंस यूज करते हैं, तो यहां पर आर की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी सही है। इज इट क्लियर? तो अगर आपको ये एक्सप्रेशन पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लोगे, है कि नहीं? ठीक है, चलो, तो ये था आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 15। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है वो,
ठीक है, ध्यान देना, सवाल को पढ़ते हैं पहले। द ब्रेकडाउन इन अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड इज मोर लाइकली टू ऑकर ड्यू टू। रिवर्स बायसिंग में एक ब्रेकडाउन आता है। आप लोगों ने ऐसा ग्राफ देखा होगा, ये आपका करंट शो कर रहा है, ये वोल्टेज शो कर रहा है रिवर्स में, तो ये माइक्रो एम्पियर में करंट होता है और ये वोल्टेज है। तो रिवर्स में करंट की वैल्यू बहुत कम फ्लो करती है, लेकिन एक ब्रेकडाउन आने के बाद करंट की वैल्यू अचानक से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसे कहते हैं हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि ब्रेकडाउन इज इन रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड इज मोर लाइकली ड्यू टू, है कि नहीं, मतलब रिवर्स बायस में जो ब्रेकडाउन आता है वो क्यों आता है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन देखते हैं। लार्ज वेलोसिटी ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इफ द डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इज स्मॉल। हां, ये सही है। क्यों, देखो ध्यान से, क्या होता है, आपको यह तो पता होगा कि रिवर्स बायसिंग में जो भी करंट का फ्लो होगा वो ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होता है ना। तो अब होता क्या है कि जब आपका ब्रेकडाउन आता है, मतलब आपका नेगेटिव वोल्टेज आपने ज्यादा अप्लाई कर दी है, तो माइनॉरिटी जो है ना, माइनॉरिटी वाला जो है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है ना, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अप्लाइड फील्ड। ठीक है, वहां पर आपका क्या होगा, जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, और जब माइनॉरिटी की वेलोसिटी बढ़ जाती है ना, तो वो क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं क्रिस्टल सरफेस को, और वहां से इलेक्ट्रॉन्स और नॉक करवा लेते हैं, जिन्हें कहते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ड्यू टू हाई वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर्स, इट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द क्रिस्टल। तो यहां से क्या हुआ, नंबर डेंसिटी बढ़ गई इलेक्ट्रॉन्स की, है कि नहीं, तो अचानक से करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन। तो हां, बिल्कुल सही है कि ऑप्शन ए जो है, लार्ज वेलोसिटी ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इफ द डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इज स्मॉल, मतलब डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल भी है ना। ठीक है, तो ड्यू टू आपका हाई वेलोसिटी ऑफ माइनॉरिटी, वहां पर इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होता है और वहां पर कंडक्टिविटी मिल जाती है, मतलब ब्रेकडाउन आ जाता है। ठीक है, तो ये सही है ना। चलो, यहां पर बोल रहा है लार्ज वेलोसिटी ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इफ द डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इज लार्ज। ठीक है, तो अगर डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन लार्ज रहेगा तो पहले से ही वहां पर क्या रहेंगे, ज्यादा वैल्यू रहेंगी, मतलब लार्ज वेलोसिटी का कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो लार्ज वेलोसिटी ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का असर कब आएगा, मतलब इसका इफेक्ट कब दिखेगा, जब डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, स्मॉल होगा, है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन बी सही नहीं है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं आगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डिप्लीशन रीजन इफ द डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इज स्मॉल। ठीक है, देखो ध्यान से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डिप्लीशन रीजन इफ द डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इज स्मॉल। सुनो, मतलब डिप्लीशन रीजन में ये जो आपका होता है पीएन जंक्शन डायोड, ये देखो, ये आपका है, ये मान लो आपका कैसा है, यहां पर ये पी और ये, यहां देख लो, इधर देखो, ये आपका P, ये आपका N। ठीक है, ये होता है आपका डिप्लीशन रीजन, है ना। अब यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट होती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा यहां पर पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगी और यहां पर नेगेटिव क्रिएट होती है। ठीक है, तो यहां पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, है कि नहीं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा डिप्लीशन रीजन में अगर डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल है तो ना। अगर डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है ना, तो इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत कम रहेगा, मतलब यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा, है कि नहीं। लेकिन मतलब ये वाला आंसर सही नहीं है, सी वाला। लेकिन अब देखो ऑप्शन डी देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन रीजन इफ द डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इज लार्ज, है कि नहीं। मतलब अगर डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन लार्ज है तो डिप्लीशन रीजन में आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट होगा, क्योंकि वहां पर जो डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम एन साइड टू पी साइड,
वो ज्यादा होगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट होगा आपके डिप्लीशन रीजन में, अगर डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है तो, है कि नहीं? तो यहां पर ऑप्शन डी भी सही स्टेटमेंट है। इज इट क्लियर? तो ये आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ये दोनों आपके राइट आंसर हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये थी आपके सिंपल क्वेश्चन नंबर 16। तो यहां पर अपना खत्म होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ऐसी वीडियोस अगर आपको देखने हो तो आप सिंपल क्या करना है, आपको magnetbrains.com पे जाना है ना, वहां पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, ठीक है, फिर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो आप सेलेक्ट करें, ठीक है। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो ऐसे आपको यहां पर दिख जाएगा, फिर जो भी आपको उसमें कैटेगरी देखनी है ना, जैसे आपने सेलेक्ट किया फिजिक्स तो उसमें आपको कैटेगरी मिल जाएगी कि एग्जाम्पलर देखनी है, कि आपको एनसीईआरटी बेस देखना है, कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है, जो भी कैटेगरी देखनी है आपको उस कैटेगरी में क्लिक करें। जैसे एग्जांपल कि आपको फिजिक्स का एग्जाम्पलर देखना है तो आपने यहां पर वॉच नाउ पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करोगे तो ऐसे आपको मिल जाएंगे चैप्टर की लिस्ट। तो जो भी आपको चैप्टर देखना है उसमें आप क्लिक करें और आपको ऐसे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो बस यही मैं कहूंगा आखिरी में कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल पाए। थैंक यू।